हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक। और आप सब लोग देख ही रहे होंगे ये क्या है। ये हमारी मदर अर्थ है। मतलब आज हम लोग अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स की जानकारी लेने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं वीडियो को और चलिए देखते हैं कि अर्थ के बारे में हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता ही होगा कि जो अर्थ है वो हमारे एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, मतलब प्लेनेट है। और ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, पहले नंबर पर बुध है और फिर उसके बाद शुक्र और उसके बाद आपका अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे आज। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो पहले तो हम शुरू करते हैं कि अर्थ का डायामीटर कितना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि डायामीटर क्या होता है, तो यहाँ से लेकर और अगर हम सीधे चलते जाते हैं और यहाँ तक, ठीक है, ये आपका पूरा डायामीटर कहलाता है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? ये आपकी वेस्ट है। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? ये आपकी ईस्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डायामीटर, ओके, अगर हम बात करते हैं डायामीटर वेस्ट टू ईस्ट का, तो अर्थ का जो डायामीटर हो जाएगा वो है 14,756 किलोमीटर्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डायमीटर। कहां से कहां तक? ये आपका हो जाएगा वेस्ट से लेके ईस्ट तक का। ठीक है, इसको हम इक्वेटोरियल डायमीटर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो नॉर्थ पोल है और ये जो आपका साउथ पोल है, ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक की कितनी डिस्टेंस है? तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि अगर हम डायामीटर की बात करें अगेन, बट नॉर्थ टू साउथ की बात करें, तो इसका हो जाएगा 14,725 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ किलोमीटर्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और इसीलिए अर्थ को बोला जाता है कि थोड़ी सी फ्लैट है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर डायमीटर को डिस्कस कर लिया है अर्थ के। अब हम लोग बात करेंगे कि अर्थ का जो मास है, ठीक है, अर्थ का जो मास है वो कितना है। तो अर्थ का जो मास है वो है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, अर्थ का जो मास हो जाएगा वो कितना है? ये है 6 × 10⁻24 kg। अब हम बात करते हैं कि अर्थ की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, हम अर्थ की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी एक अर्थ की डेंसिटी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम और भी चीजों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो दो चीजों से, मेजर दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है आपका ये वाला जो, ये जो लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, और दूसरा ये आपका वाटर वाला हिस्सा है। तो अगर हम पूरे अर्थ पर लैंड एरिया के बारे में बात करें कि जो हमारा लैंड एरिया है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, अगर हम 100% पूरे अर्थ को मानते हैं, तो ये आपका हो जाता है 29.8%। ठीक है, 29.8% आपका ये पूरा लैंड एरिया हो जाता है। और अगर हम वाटर एरिया की बात करते हैं कि वाटर कितना हो जाएगा, तो फिर वो उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70.2% यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर है। कहाँ पर? अर्थ पर इतना हमारा वाटर है। अब हम बाकी की चीजें भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने अर्थ में डायमीटर को कवर कर लिया। डायमीटर मतलब नॉर्थ टू साउथ कवर कर लिया, मास कवर कर लिया। फिर हम लोग बात करेंगे, हमें सबको पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की स्पीड के बारे में बात करते हैं, जो स्पेस है वहां पे अर्थ किसी ना किसी स्पीड से ट्रेवल करती होगी और सन का पूरा चक्कर लगाती होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अर्थ जो है वो कितने देर में, यानी कि जो आपका हो जाएगा यहाँ पर रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन स्पीड अर्थ की कितनी हो जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अर्थ की जो रिवॉल्यूशन स्पीड है वो आपकी हो जाएगी
1,07,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अर्थ की रिवॉल्यूशन की स्पीड है, मतलब इतनी स्पीड से जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब हमें एक बात और पता है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्यूशन के साथ में रोटेशन का भी काम करती है, मतलब कि अपने एक्सिस पर ही वो घूमती भी है, जिसकी वजह से दिन और रात की घटनाएं होती हैं। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो वो किस स्पीड से रोटेट करती है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रोटेशन की जो स्पीड है वो कितनी है। तो रोटेशन की जो स्पीड है वो है 1600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब कि वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से रोटेट भी करती है और साथ में रिवॉल्व जो करती है वो इस स्पीड से करती है। अब हम बात करेंगे कि जो अर्थ है हमारी वो जो रिवॉल्व करती है, मतलब कि जो सूरज का पूरे का पूरा एक राउंड लगाती है वो कितने टाइम में लगाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कि रिवॉल्यूशन टाइम कितना है। ठीक है, रिवॉल्यूशन टाइम कितना है वो हम भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो ये आपका बात करते हैं तो 365 डेज, ठीक है, 6 आवर्स। ठीक है, और वैसे अगर हम मिनट्स की बात करते हैं तो 9 मिनट्स। ओके, तो जो अर्थ है वो 365 डेज 6 आवर्स और 9 मिनट्स लेती है पूरे सन का एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि उसने पहले साल में 365 डेज कवर किए, मतलब 365 डेज लगाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्लस 6 आवर्स लगाए। ठीक है, फिर दूसरे ईयर में भी उसने वही किया, 365 डेज फिर से 6 आवर्स लगाए। ठीक है, फिर तीसरी बार में भी उसने क्या किया, 365 डेज और फिर उसके बाद 6 आवर्स लगाए। और फिर फोर्थ टाइम जब उसने ट्रेवल किया, ठीक है, चौथा चक्कर जब उसने लगाया, यानी कि जो चौथा साल होता है उसमें 365 तो वो है ही है, साथ में ये वाले 6 घंटे, ये वाले 6 घंटे, ये वाले 6 घंटे और अब जो आने वाले 6 घंटे हैं वो। ठीक है, तो इसकी अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 4 बार 6 घंटे ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब है कि 24 घंटे और इसमें ऐड हो गए, जिसका मतलब ये हो गया कि अब चौथे साल में 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हर चौथे साल में 366 दिन होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लीप ईयर बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा लीप ईयर हो जाता है, जिसमें कितने डेज होते हैं, 366, यानी कि 366 डेज होते हैं, क्योंकि जो हमारे ये 6-6 घंटे हैं ये लास्ट वाले जो 4 साल जब पूरे हो जाते हैं तो उसमें ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीजों को डिस्कस किया, अब हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो हमारी अर्थ है उसका हाईएस्ट पीक क्या है। मतलब अगर हम बात करते हैं माउंटेन्स की, क्योंकि अर्थ पर माउंटेन्स भी हैं और ओशियन वाला एरिया भी है, दोनों ही टाइप की चीजें हैं। तो यहाँ पर हम अब देख लेते हैं कि अर्थ की जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो अर्थ की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो इसी का नाम है हमारा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, सबको पता होगा कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। हम इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो इसकी जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, तो ये है 8,848 मीटर से लेकर आपकी 8,850 मीटर तक ये होती है। लेकिन ये हाइट हम मेजर कैसे करेंगे, हम ये हाइट मेजर करेंगे जो हमारा समुद्र तल है, मतलब सरफेस ऑफ द, यानी कि सी लेवल जो होता है ना, मतलब जो सरफेस होता है सी का, यानी कि ओशियन का, उससे ऊपर कितना है, तो उससे ऊपर जो है वो इसकी डिस्टेंस है 8,848 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर 8,850 मीटर भी ये हो सकती है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। ये है कहाँ पर, तो ये आपका है यहाँ पर नेपाल। ठीक है, नेपाल और चाइना के ये रीजन में लगती है। चाइना के भी कौन से रीजन में लगेगी, ये तिब्बत रीजन में लगेगी। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी आपको। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम और भी ज्यादा चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फर्स्ट
जो क्लाइंबर थे माउंट एवरेस्ट के, ठीक है, फर्स्ट क्लाइंबर कौन थे? तो ये थे आपके एडमंड हिलेरी, ठीक है, ठीक है ना। ये कौन थे? ये एडमंड हिलेरी थे। और इनके साथ में एक और माउंटेन चढ़ने वाले थे, वो थे आपके तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। इन्होंने किस ईयर में माउंटेन मतलब कि माउंट एवरेस्ट को डोमिनेट किया था? तो ये ईयर था आपका 1953, ठीक है, 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी सक्सेसफुली। ये लोग सफल हो गए थे उस चीज में, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे जो माउंट एवरेस्ट को डोमिनेट करने वाला जो है वो फर्स्ट इंडियन कौन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने देश की भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले फर्स्ट इंडियन यहाँ पर कौन है? तो वो इंडियन आर्मी से थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल जो आपके थे वो थे अवतार सिंह, अवतार सिंह चीमा, ठीक है, अवतार सिंह चीमा जी थे। और इन्होंने किस ईयर में इसको डोमिनेट किया था? तो इन्होंने 1965, ठीक है, 1965 में इन्होंने डोमिनेट किया था। फर्स्ट इंडियन थे ये, लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा। इंडियन आर्मी का थर्ड ऑपरेशन था जिसमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले भारतीय बने थे। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी, ठीक है। अभी हमने मेल की बात की, अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो नाम है वो है बचेंद्री, बचेंद्री पाल, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को डोमिनेट किया था। और इन्होंने किया था 1984 के अंदर में, ठीक है, 1984 के जो ईयर था उसमें इन्होंने माउंट एवरेस्ट को डोमिनेट किया था। अब हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि अगर इंडिया की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया की जो लार्जेस्ट पीक है, ठीक है, इंडिया की जो लार्जेस्ट पीक है वो कौन सी है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंडिया की जो लार्जेस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट पीक है। ओके, तो अब इंडिया की जो लार्जेस्ट पीक है यही जो कंचनजंगा है, ये आपकी थर्ड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये थर्ड हाईएस्ट पीक है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है कि कंचनजंगा जब थर्ड हाईएस्ट पीक है तो सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। सेकंड जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे। तो जो सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम है वो है आपकी केटू, यानी कि माउंट केटू भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। माउंट केटू जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है। और ये कहां पर है? तो ये आपकी कराकोरम, कराकोरम रेंज में, ठीक है। ये आपकी कहां पर है? तो ये आपकी कराकोरम रेंज में है। एक बात और यहां पर मुझे बतानी है कि जो आपकी ये कंचनजंगा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 8,586 मीटर्स, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,586 मीटर्स है, ठीक है। तो ये हमारी कंचनजंगा की यहाँ पर बात हो गई है। तो हमने इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसको भी कवर कर लिया, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाईएस्ट पीक्स के बारे में हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे, जब हमने इसकी हाइट की बात की है, हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा हाइट किस चीज, किस माउंटेन की और किस पीक की है, तो हम ये भी बात करेंगे कि अगर हम ओशियंस की बात करें या फिर सबसे गहराई वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग ये देख के थोड़ा सा समझ पा रहे होगे, अगर आपको थोड़ा सा इस चीज में स्टडी की हुई है तो ये आपका सी लेवल है। और अगर हम इसके नीचे की तरफ गहराई की बात करें, ये आपकी ये पूरा का पूरा ये आप देख रहे होंगे, ये आपका ये महासागर है, ठीक है, ये आपका महासागर है, इसकी ये सरफेस है।
और इसके नीचे का अगर हम डीपेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो डीपेस्ट पॉइंट आपका ये कहलाएगा, और ये जो डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसी को बोला जाता है मारियाना ट्रेंच। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है मारियाना ट्रेंच, ठीक है, मारियाना ट्रेंच बोला जाता है। ये जो है ये सन की सरफेस से, सॉरी, जो ओशियन है, ओशियन की सरफेस से लेकर इसकी जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है, वो लगभग मतलब कि अप्रॉक्स कितनी है? यह है 11 किलोमीटर्स, यानी कि 11,000 मीटर्स, ठीक है, लगभग 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर इसकी जो है वो डेप्थ है। ये कौन से ओशियन में है? तो ये है मारियाना ट्रेंच का, ये है आपकी पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में ये डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोला जाता है मारियाना ट्रेंच, ठीक है। तो हमने हाईएस्ट पॉइंट पढ़ लिया, हमने डीपेस्ट पॉइंट पढ़ लिया। अब हम आगे की बात करेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, मतलब अर्थ के हम कुछ और पार्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा, ये आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर ये वाटर सरफेस है, ठीक है, ये आपका वाटर सरफेस हो गया। ये आपका यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, और ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद में ये जो आपका, इसको हम कहते हैं मैग्मा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मैग्मा, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका अपर मेंटल से आ रहा है। यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में मैं अब बात करना चाहूंगा कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, ये जो एरिया कहलाता है, ये जो एरिया कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्रस्ट, ठीक है, ये आपका क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट के नीचे आपका अपर मेंटल आता है, और उसके नीचे आपका आ जाता है लोअर मेंटल, मतलब जब हम अर्थ पर गहराई में जाते जाएंगे, ठीक है, अर्थ से हम लोग सरफेस एरिया से, ये आपका सरफेस एरिया कह लो, क्रस्ट कह लो, उसके नीचे अगर हम और खुदाई करते हुए चले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें अपर मेंटल मिलेगा। अपर मेंटल के नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो फिर हमें लोअर मेंटल मिलेगा, और लोअर मेंटल के भी नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें आउटर कोर मिल जाएगा, और आउटर कोर के नीचे भी हम जाएंगे तो ये हमारा हो जाता है, इसको हम कहते हैं इनर कोर, ठीक है। ये हमारा कौन सा एरिया है? ये हमारा इनर कोर का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अभी रफली नॉलेज ले लिया है कि हमारी जो अर्थ है वो अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो क्या क्या चीजें पड़ेंगी। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये आपका लोअर मेंटल हो गया, और ये आपका आउटर कोर हो गया, या फिर आपका इनर कोर हो गया, ठीक है। और यही जो इनर कोर होता है यही कहलाता है सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में कि कितनी डेप्थ होती है या फिर कितनी मोटाई होती है एक लेयर की, ठीक है। ये सारी की सारी हम इसको लेयर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है आपका, ये चीजें आ रही हैं, ये चीज आ रही है आपकी क्रस्ट, जिसकी जो ब्रेथ है या जिसकी जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 8 to 40 किलोमीटर, ठीक है, 8 से 40 किलोमीटर एवरेज अगर मान के चलें तो लगभग लगभग 30 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। तो ये जो है इसकी आपकी मोटाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम और भी ज्यादा डीप में जाते हैं तो हमें मिलता है ये मेंटल वाला पॉइंट, ठीक है। मेंटल वाला जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर भी हम कुछ चीजें देखेंगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? ये है आपकी 2900 किलोमीटर्स, ठीक है, 2900 किलोमीटर्स इसकी विड्थ हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर का जो ये वाला जो ब्रेथ है, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये भी लगभग 2250 किलोमीटर्स की मतलब गहराई में है। फिर सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं जो सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ये वाला वो पार्ट है वो है इनर कोर, और इनर कोर जो है वो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो 1300 किलोमीटर का ये इनर कोर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमें मिलती हैं क्रस्ट में? सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है सिलिका, ठीक है, सिलिका, और आपकी पाई जाती है एल्यूमिनियम। तो इसको हम शॉर्ट में सियाल भी बोल देते हैं, ठीक है। सिलिका पाई जाएगी और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। ये आपका कहाँ पाया जाएगा? ये आपका क्रस्ट में पाया जाएगा, ठीक है। क्रस्ट में ये सब चीजें आपको देखने को
मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका जो मेंटल वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा सिलिका, ठीक है, और मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। तो हमने इसको शॉर्ट में इसको सीमा बोला जाता है, वैसे इसमें सिलिका और मैग्नीशियम का ज्यादातर मिक्सचर होता है, ठीक है। अब अगर हम इनर और आउटर कोर की यहाँ पर बात करते हैं, तो हमें यहाँ पर आउटर और इनर कोर में क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा निकेल, ठीक है, हमें देखने को मिलेगा निकेल, और आपका मिलेगा फेरस, ठीक है, फेरस। तो इसको हमने बोल दिया है निफे, ठीक है, क्या बोल दिया है, इसको बोल दिया है निफे। तो ये सभी तत्व जो हैं वो मेजर क्वांटिटी में हमें अलग अलग लेयर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो हमारी ये सब चीजें जो हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये अर्थ का ये कोर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसके टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर देते हैं। जब भी गहराई बढ़ेगी, ठीक है, डेप्थ जब बढ़ेगी, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। मतलब क्रस्ट पर इस जगह पर जहां पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज रहता है कि 25 से लेके 40 के बीच में, 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। बट अगर जब हम डेप्थ में जाते जाएंगे, तो यहाँ पर जब मेंटल की यहाँ पर ये शुरुआत हो जाती है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो गहराई के बढ़ने पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब ये आउटर कोर में यहाँ पर पहुंचता है, मतलब मेंटल का लास्ट है और आउटर कोर की शुरुआत है, तो इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पर इस जगह पर आ जाता है, मतलब कि जब आउटर कोर यहाँ पर खत्म होने वाली होती है और इनर कोर यहाँ पर शुरू होने वाली होती है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 4500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब और भी ज्यादा गहराई होती है, मतलब जब सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि सूरज की सरफेस के टेम्परेचर के बराबर है, ठीक है। तो अर्थ का जो कोर है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हर चीज मिलेगी आपको मेटल्स के रूप में, ठीक है। तो ये आपका 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अर्थ जो है, ठीक है, अब हमने बात कर लिया कि अर्थ जो है वो किन किन चीजों से मिलकर यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो पूरे धरती पर पाए जाएंगे। उनकी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे कि कौन कौन से पूरे धरती पर एलिमेंट्स की हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। और जो केवल और केवल क्रस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जो सॉलिड एरिया है अर्थ का जिसपे हम लोग रहते हैं और सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देखेंगे कि जो आपका पूरी धरती की अगर हम बात करें, मतलब हम पूरे अर्थ को लेकर चलें, तो सबसे ज्यादा जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा हमारा आयरन, जो कि कितना होगा 35.5% होगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं, जो इसका सॉलिड पार्ट है उसकी हम अगर बात करते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा वो हमें मिलेगा ऑक्सीजन 46.8%। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन भी है कि जब ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था कि अर्थ की क्रस्ट पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया, तो उन्होंने क्या आंसर लगाया इसका लगा दिया कि आयरन आयरन होता है। बट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ पाए। यहाँ पर क्वेश्चन था कि अर्थ की क्रस्ट पर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। वहां पर ऑक्सीजन को ही हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे अर्थ पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाएगा लोहा, यानी कि आयरन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चले, तो उसके बाद फिर ऑक्सीजन मिलेगी, फिर सिलिकॉन मिलेगा, फिर मैग्नीशियम, फिर निकेल हो गया, फिर कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, सबकी यहाँ पर परसेंटेज में मात्रा दे रखी है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने अर्थ क्रस्ट की बात करी, तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा सिलिका मिलेगा, फिर एल्यूमिनियम मिलेगा, फिर आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा एंड सोडियम मिलेगा।
ये सारी चीजें आपको अर्थ की क्रस्ट में देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इस टेबल को भी थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ की क्रस्ट की हमने बात की, ठीक है। अब अर्थ की जो क्रस्ट है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो हम उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कहाँ पर क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, वॉल्केनो का एक्सप्लोजन हो रहा है और इसमें से क्या निकल रहा है, तो इसमें से ये एक मैग्मा निकल रहा है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि भैया ये मैग्मा है। मैग्मा जो होता है उसको हम हिंदी में लावा बोलते हैं। अब जब ये ऊपर आ चुका है, अर्थ की क्रस्ट पर आ चुका है, अर्थ की सरफेस पर आ चुका है, तब इसका जो वैसे तो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1000 मतलब 1500 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन जब ये अर्थ की क्रस्ट पर आया, ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके ठंडा होने लगेगा और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं, इससे जो बनने वाली रॉक्स हैं उसको बोला जाता है इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। और इसको अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है आग्नेय चट्टाने, ठीक है। आग्नेय चट्टाने इसको बोला जाता है, इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। अब इग्नियस जो रॉक्स हैं, ठीक है, यहां पर इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें आपका फॉसिल फ्यूल बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब फॉसिल्स यहां पर नहीं होंगे, फॉसिल्स यहाँ पर नहीं होंगे। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है जो जीव जंतु भौगोलिक एक्टिविटी के चक्कर में, मतलब उसकी वजह से मर के और अंदर ही उसके दब जाते हैं, मतलब लेयर टू लेयर जब चढ़ती है तो उसी के अंदर वो दब जाते हैं। तो उनके जो बॉडी के डिकम्पोजिशन से जो एलिमेंट मतलब जो भी पदार्थ बनता है उसको हम फॉसिल कहते हैं। तो जो फॉसिल है वो इग्नियस रॉक्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि इग्नियस रॉक कहाँ से आता है, ये डायरेक्ट आपका मेंटल से आता है, ठीक है। मेंटल से आता है, तो मेंटल जो है वो क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाया कौन कौन सी चीजें जाती हैं, तो यहाँ पर आपके जितनी भी धातुएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पाया जाएगा तो आयरन पाया जाएगा, कॉपर पाया जाएगा, ओके, आयरन पाया जाएगा, कॉपर पाया जाएगा, एल्यूमिनियम पाया जाएगा, ओके, और आपका यहाँ पर सिलिकॉन पाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लैटिनम पाया जाएगा, प्लैटिनम प्लैटिनम भी एक धातु है, गोल्ड पाया जाएगा। ये सभी प्रकार की धातुएं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये कहाँ से हमें मिलती हैं, ये हमें इग्नियस रॉक से मिलती हैं। अब हम बात करते हैं आगे की चीजों की। तो यहाँ पर आपने एक चित्र देखा, ठीक है, ये जो है ये किसका उदाहरण है, ये आपका है, इसको कहते हैं हम अवसादी चट्टाने, ठीक है। क्या कहेंगे, अवसादी चट्टाने, इसको हिंदी में कहते हैं और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसको और चीज बोली जाती है परतदार चट्टाने। परतदार चट्टानों से आप समझ जाएंगे कि इसमें जो ये जो आपकी ये परत दिख रही है, परत दर परत ये चढ़ती जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टाने बोलते हैं। और अवसादी चट्टानों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि इसमें आपको क्या पाया जाएगा, यहाँ पर आपको फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉसिल्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे, फॉसिल्स हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम हमें इन्हीं चट्टानों से मिलता है। किससे मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर ये सब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें और चीजें क्या मिलती हैं, यहाँ पर हमें कोल मिलता है, ठीक है। कोयल का मतलब है कि कोयला भी यहीं से हमें मिलेगा, ठीक है। आगे एक ये भी एक उदाहरण है, किसका है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स का ही उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो आप इस टाइम पर इमेज देख रहे हैं ये आपका नया टाइप है, मतलब कि अगला टाइप है और ये आखिरी टाइप है हमारे जो क्रस्ट है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक, क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स,
ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है रूपांतरित चट्टाने। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है, उस मतलब इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो होता है वो जब आग्नेय चट्टाने यानी कि इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है, वो भी किसकी वजह से, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाता है। और वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, इसके इनके जो कलर्स हैं ये थोड़े से ये हार्ड हो जाते हैं, इनके कलर में कुछ बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से इसको हम कह देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर रूपांतरित चट्टाने। जो भी आप लोग देख रहे हो, जैसे कि यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें सबसे बड़ी मात्रा में संगमरमर देखने को मिलेगा। तो जो भी संगमरमर है, ठीक है, जो भी संगमरमर है, मतलब यहाँ पर जो भी जितने भी घर वगैरह बनाए जाते हैं उन सब में संगमरमर पत्थर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो संगमरमर हमें रूपांतरित चट्टानों यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक से ही मिलता है। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें एक चीज और मिलेगी जिसका नाम है यूरेनियम। ठीक है, क्या मिलेगा, यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम जो है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है। यूरेनियम क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूल है जिसका यूज हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में करते हैं। ठीक है, किस में करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, यूरेनियम का करेंगे। और यूरेनियम कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने आज डिस्कस की। हमने अर्थ की क्रस्ट को, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसको अच्छे से डिस्कस किया। और हमने ये भी देखा कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, जिसके बारे में हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम मिलते हैं जल्दी ही।